नर्मदे हर है। यूक्रेन से नर्मदे हर की जो आज ये आवाज आई है, ये मुझे बहुत भावपूर्ण लगी और बहुत अच्छी लगी कि वो नर्मदे हर जो नर्मदा खंड से निकला था, आज यूक्रेन तक पहुंचा है। और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो इतना विस्तार कर पाता है। स्वागत है आपका हमारी नर्मदे हर की इस धरातल पे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और बड़ा ही अच्छा लगता है कि आप इतनी मेहनत कर रही हैं जल संरक्षण के लिए, नर्मदा जी के लिए। और यूक्रेन में और भी कई लोग हैं जो परिचित हैं आपसे। काफ़ी लोग बहुत सराहना करते हैं। तो ये अहो भाग्य है हम लोगों के, जो है भाग्य है कि आप इतना सब कर रहे हैं। ये आपका स्नेह है जो आप ऐसा सोचते हैं, और आप सभी मनोबल बढ़ा रहे हैं जो मैं इतना कार्य कर पा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा परिचय दूं अपने जुड़ने वालों को कि एक भारतीय यूक्रेन गया और वहाँ अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता से उन्होंने अपना एक पूरा बिजनेस सेट किया, जिसके लिए हम भारतीय जाने भी जाते हैं कि हम जहाँ से चाहें वहाँ से सृजन आरंभ कर देते हैं, क्योंकि सृजनात्मक गुण हमारे अंदर, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति ने सिखाया हुआ है। तो सर, सबसे पहला प्रश्न तो यही किया जाएगा, क्योंकि यूक्रेन एक ऐसे देश का नाम है जिससे हम बहुत परिचित नहीं हैं, या बहुत जल्दी जल्दी हम सुनते नहीं हैं आम तौर पे। तो सबसे पहले तो मैं वहाँ के जल की व्यवस्था ही आपसे पूछूंगी कि आपको क्या डिफरेंस लगता है कि यहाँ जिस तरह से नदियाँ हैं, या वहाँ जो नदी है आसपास वो कैसी है, या कौन सी नदी है जहाँ आप रह रहे हैं आसपास। देखिए, जब हम छोटे थे, हिंदुस्तान में जब दूसरी तीसरी क्लास से सभी लोग थोड़ा अपना, सबको मेमोरी रहती है उसी टाइम से। तो सारी नदियाँ, और जहाँ मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ भारत में, मुरादाबाद ज़िले में, और वहाँ से मेरी ननसाल पड़ती है हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में। तो हम्म। दो तीन नदियाँ बीच में पड़ती हैं। तो जब छोटा सा था, संडे की छुट्टी में आता था, गांगन नदी हमारे घर के पास में पड़ती है। उसके बाद में गंगा जी के ऊपर से ही जाना होता है हमारा, जब ननसाल जाते हैं। तो वो समय और आज के समय में हिंदुस्तान में इतना फर्क है कि जो गांगन नदी हमारे घर के पास में है, इतनी साफ नदी थी उस टाइम कि होता क्या था कि जब कुछ घर में काम होता था कंस्ट्रक्शन का, तो हम लोग रेत उसी नदी में से लेके आते थे, और पिताजी के साथ हम जाते थे। तो पैर दिखाई देते थे जब हम जल के अंदर पैर रखते थे, इतनी साफ नदी थी। नदी का पानी भी, ऐसी प्यास लगती थी तो नदी का पानी पीते थे। लेकिन दुर्भाग्य आज हमारा ये है, हिंदुस्तान में सारी नदियां गंदी कर दी हैं। और ये बड़ा ही चिंता का विषय है। इसकी साफ सफाई करनी चाहिए। सबसे मेन चीज है, जो गंदगी, बाहर का कचरा नदियों में जाता है, उसकी रोकथाम होनी बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे बस यही कहूँगा कि हम सब लोग मिलके, आप इतनी मेहनत कर रही हैं और सभी को समझाएं तो चेन बनती जाएगी, एक दूसरे तीसरे सब इसी तरह से। तो नदियों का बहुत अच्छी तरीके से जो है रख रखाव करना है, सफाई रखनी है, उसी से अच्छा रहेगा। और जो यूक्रेन में नदी है, ये चीज़ में 91 में मैं यूक्रेन में आया था, तब से ही यहाँ का जो नदियाँ और तालाब मैं देख रहा हूँ, यहाँ पूरी साफ सफाई रहती है। कहीं नदी और तालाब के आसपास कोई कचरा या गंदगी नहीं रहती है। तो ये बहुत सबसे बड़ा फर्क है। यहाँ का जल जैसा अब से 28-30 साल पहले मैं देखता था, वैस आज भी वैसा ही है। वो केवल इसलिए कि साफ सफाई रखने से। अभी हिंदुस्तान में क्या है, पहले इंडस्ट्रियां बहुत कम होती थी, अभी इंडस्ट्रियां इतनी बढ़ गई है, तो उनका सारा गंदा पानी और कचरा पचरा सब जो है नदियों की तरफ बहा देते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारी सरकार को, जो हमारे नेता है, जो आम पब्लिक है, समाज सेवी जैसे आप भी हैं, तो सभी आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। मुझे लगता है शायद मैं जहाँ हूँ वहीं से सिग्नल प्रॉब्लम रहेगी। शिप्रा जी, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? हाँ, अभी आ रही है आपकी आवाज।
नेटवर्क इशू की वजह से शायद उनसे कनेक्शन हमारा कटा है। जी हाँ जी, बीच कुछ कनेक्शन में गड़बड़ हो गई थी। इस बात की यूज टू हो गए हैं। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। पर तो विजय जी, ये एक सवाल जो मुझे बहुत परेशान करता है और जी बहुत व्यथित होके ही मैं ये बात बोल रही हूँ कि जिन देशों में नदियों को देवी नहीं माना गया है उनमें 28-30 साल, जैसा कि आप बता रहे हैं, उनकी परिस्थिति, उनकी सफाई सब कुछ पहले जैसी है। पर जो देश नदियों को देवी मान रहा है वहाँ पे नदियाँ इतनी दयनीय स्थिति में क्यों पहुँच गई हैं, जबकि हम सब दिन प्रतिदिन शैक्षिक हो रहे हैं, सभ्यता संस्कृति से जड़ित हो रहे हैं, आधुनिक हो रहे हैं। फिर क्या कारण है कि हमारी नदियाँ दिन प्रतिदिन और दयनीय हो रही हैं? देखिए, शैक्षिक हो रहे हैं, आधुनिक हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। उसके साथ साथ में अनुशासित होना बहुत जरूरी है। और इसमें एक चीज और है, मैं कहूँगा जो हमारा प्रशासन है, शासन प्रशासन, उनकी भी कहीं ना कहीं बड़ी गलती रहती है। ये शब्द कोई विदित है कि हिंदुस्तान में घूस लेके अभी मैं देखता हूँ कि फैक्ट्रियां जो होती हैं, फैक्ट्रियों का जो धुआं होता है वो काफी खराब करता है अपनी जलवायु को चारों तरफ। उसके लिए प्रोसेस होता है कि फिल्टर लगता है। दिखाने के लिए वो लोग फिल्टर खरीदते हैं, लेकिन पता चला किसी अधिकारी को घूस दे देते हैं और वो फिल्टर नहीं चलाते हैं। ऐसे ही सब गंदा कर, इसी तरह से जो गंदा पानी फैक्ट्रियों का है वो भी छोड़ देते हैं अपनी नदियों में। तो ये सब चीज जो प्रशासन है हमारा, डीएम एसडीएम, ये लोग अगर कंट्रोल करें। देखिए, जो नेता है, नेता तो आज है कल है परसों है, लेकिन जो अपने जो अधिकारी है, जो अपने जिले का मालिक, डीएम अपने यहाँ माना जाता है, तो डीएम अगर पावरफुल है और एसडीएम पावरफुल है, जो ये अधिकारी अगर अच्छी तरीके से अपने कर्तव्य को निभाएंगे और उनके साथ में जो आईपीएस अफसर्स हैं, आईएएस अफसर्स हैं, ये अफसर्स अगर थोड़ा कानून के दायरे से लोगों को समझाएंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है कि कहना गलत नहीं होगा कि हर कोना ही यहाँ पे कहीं ना कहीं खाली है, कि जैसा आपने बोला कि अधिकारी लोग अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, नेता और बाकी लोग जो हैं उनकी अपनी कुछ परेशानियां सी हैं। लेकिन इसका आप क्या करेंगे? एक अधिकारी या एक डीएम किसी व्यक्ति को तो ये नहीं कहता है कि जाइए और आप उसमें कचरा डाल दीजिए। अपने अंधविश्वास के नाम पे आप घर में जो हवन कर रहे हैं उसकी पोटली बनाइए और नदी में डाल दीजिए। आप जब वहां स्नान करने जा रहे हैं तो गीले कपड़े वहां छोड़ आइए। बिल्कुल बिल्कुल। ये काम तो एक ये भी अधिकारी का देख नहीं। जी, ये बिल्कुल फैक्ट है जो आप बोल रही हैं। धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आएगी। जैसे अभी आपने अभियान चलाया है, लोगों को समझा रहे हैं, तो उसी तरह से समझाने से धीरे धीरे पब्लिक भी समझ जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले से, लेकिन अभी काफी अच्छा हो गया है इंडिया में। वहाँ पे पानी पीने का स्रोत क्या है? क्या वहाँ पे भी हमारे यहाँ जैसे ही आरओ यूज होता है, या कैसे आप लोग शुद्ध करते हैं जल को? हाँ देखिए, पहले तो ये डिपेंड करता है पानी भाई किस जगह से आपने बोर किया है। जहाँ पे मोटा रेत होता है, नीचे भी, यहाँ रेत भी है, मिट्टी भी है, सब तरह का, कहाँ से आप कहाँ बोर किया है। तो जैसे गांवों में यहाँ जहाँ पे ठीक अच्छा रेत है, मोटा, तो वो डायरेक्ट बोर करके डायरेक्ट पानी पीते हैं जमीन का। और जो बड़े 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 शहर हैं, तो बड़े शहरों में ये संभव नहीं हो पाता। तो बड़े शहरों में ज्यादातर शहर, देखिए जितने भी पुराने शहर पूरी दुनिया में जो बसे हैं वो नदियों के किनारे बसे हुए हैं ज्यादातर। तो नदियों से वो फिर फिल्टर करके पानी सप्लाई होता है, वाटर सप्लाई जो अपना नगर पालिका देती है। और उसी में वो सफाई करते हैं, जो क्लोरीन डाल के या जो भी सिस्टम रहता है, कौन सा केमिकल डालते हैं सफाई के लिए जो भाई नुकसान भी ना दे। लेकिन उसमें क्या होता है कि इस तरह से सफाई करके पानी में उतने मिनरल्स जो हमें चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। तो सबसे बेटर तो है कि जो जमीन के अंदर अच्छा पानी है डायरेक्ट पिया जाए, तो वो सबसे बेटर रहता है। सिस्टम लगभग पानी पीने का ऐसा ही है जैसा अपना इंडिया में है। तो क्या वो जैसे यहाँ पे भूमि के काफी नीचे जल चला गया है, वहाँ भी जल स्तर का इतना ही ऐसा है कि वो इतना नीचे गया है? हाँ देखिए, ये भी एक मेन पॉइंट है जो ये भी मैं चाह रहा था आपको बताना। काफी टाइम पहले, जितना मुझे होश है, हिंदुस्तान में गांव और शहर सब जगह तालाब होते थे। हर शहर के अंदर कई कई तालाब होते थे। लेकिन होता क्या क्या
कि सब अब मैं पता नहीं किस कारण से, राजनीतिक कारण से या किस कारण से वो तालाब शहरों में अब नहीं रहे, वो तालाब भर गए हैं। उन तालाबों के ऊपर आज बिल्डिंगें खड़ी हैं। तो जब होता क्या था कि बरसात होती थी, तालाब भर गया, तालाब भरा रहता था वो काफी टाइम तक, तो वाटर लेवल को रोक के रखता था। ऐसे ही गांवों में, शहरों में, अपने हिंदुस्तान में, लेकिन वो सब खत्म हो गए। इसीलिए वो वाटर लेवल अब नीचे जा रहा है। और यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जितने भी तालाब थे, नदियां थी, उनका वाटर लेवल वही है, इसलिए जमीन का वाटर लेवल यहाँ कम नहीं हो रहा है। वाटर लेवल तालाब रोकते हैं। अगर तालाब खुदवाए जाए, तालाबों में पानी जैसे पहले था वैसा सीमित रहे, संरक्षण रहे पानी का, तो वाटर लेवल कम नहीं होगा। बारिश वहाँ पे होती है जैसे यहाँ होती है किसी एक हाँ, नदी में? मूसलाधार बारिश यहाँ पे कम होती है। यहाँ पे तो थोड़ी करके बारिश होती रहती है, और बारिश का सीजन यहाँ रहता है सितंबर, अगस्त, अगस्त सितंबर, ये रहता है। हमारे अगस्त यहाँ भी। सितंबर, हाँ। लेकिन यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता, बारिश कभी भी हो सकती है। अभी भी यहाँ पे बर्फ पड़ रही है। मैं आपके फोटोग्राफ्स देखती हूँ जो आप डालते हैं, और वो फोटोग्राफ्स ऐसे होते हैं जैसे सच में उस क्लाइमेट पे किसी ने पोछा लगा दिया है, मॉपिंग कर दी है। वो इतने साफ सुथरे होते हैं कि पॉल्यूशन जी। कम से कम फोटोग्राफ्स में तो बिल्कुल नहीं दिखता। तो क्या वहाँ हाँ पे जी। पॉल्यूशन ना के बराबर है, ऐसा है? जी बिल्कुल, पोल्यूशन यहाँ पे बहुत कम रहता है। वही मैंने बताया ना, जैसे कि अभी पोल्यूशन होता क्या है, अपना ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक और फैक्ट्रीज, हम्म। इनसे ज्यादा होता है। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, गवर्नमेंट तो कंट्रोल करती है, लेकिन जो खुद, जो फैक्ट्री वाले हैं, या जो जिनके पास गाड़ियां हैं, अभी पता चला कि कोई गाड़ी धुआं दे रही है, तो तुरंत अपनी गाड़ी को रोक के, जब तक उसका धुआं खत्म नहीं होगा, वो देखता अभी धुआं किस कारण से दे रही है गाड़ी। या तो आपके रिंग बैठ गए हैं, या आपको मोबिलाइल चेंज करना है, उसमें कोई भी टेक्निक जो दिक्कत है, टेक्निकली वो जब तक उसको ठीक नहीं कर लेगा, अपने घर से नहीं जाएगा। तो ये भी हम लोगों को देखना बहुत जरूरी है। तो अच्छी बात है कि नागरिक खुद ही जागरूक है, जी। कि उसे कोई भी प्रेशर नहीं दे रहा है। उसको पता है कि उसकी गाड़ी से धुआं जो निकलेगा और वो जो उस वातावरण में जाएगा, आज नहीं तो कल वो उसके ही शरीर में प्रवेश करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। सिर्फ एक मेरे कह देने से, मेरे जल शपथ से या मेरे वृक्ष रोपण से कार्य नहीं चलेगा। जी उसके लिए बिल्कुल मुझे आप बिल्कुल। सबका प्रोत्साहन तो चाहिए ही, लेकिन उसके लिए प्रति नागरिक आगे आना पड़ेगा लोगों को। जी सोचिए कि बिल्कुल। अब थोड़ा सा प्रकृति पूजा का समय आ गया है, जी जिसके लिए हमें आगे आके काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये इस जी समय के विश्व पटल की समस्याएं हैं। जी अभी उत्तराखंड में फिर से वही सब हुआ था, जिसे लोगों ने जी प्राकृतिक आपदा बोल के किया था। और मेरा उनसे काफी वाद विवाद इस बात पे हुआ था कि वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, वो हमारी ही बुलाई हुई आपदाएं हैं। जैसे हमने मौसम बिल्कुल। बदले, तो वो ग्लोबल वार्मिंग और वो क्लाइमेट चेंजेस के बाहर के देशों पे क्या असर है? क्या वो लोग भी उतने जागरूक हैं, या कुछ देश बिल्कुल, ऐसे हैं? ग्लोबल वार्मिंग का, जी, ये असर सब जगह है। यहाँ पे भी है, यूक्रेन में भी, कि जिस तरह से पहले ठंड यहाँ पड़ती थी, ज्यादा ठंड पड़ती थी। अब से 28 30 साल पहले जब हम आए थे, तो उस टाइम बर्फ यहाँ पे पड़नी शुरू हो जाती है नवंबर में, 15 नवंबर के आसपास शुरू हो जाती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के लास्ट तक बर्फ पड़ती है, और हटती नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि पिछले 2 3 साल में बहुत कम बर्फ पड़ती है, उतनी नहीं पड़ती। पहले -32 तक टेम्परेचर जाता था, अभी इस साल -20 गया है, उसके ऊपर नहीं गया। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का सब जगह ही सभी परेशान है। अच्छा, जब जो जहाँ पे जैसी प्रकृति और वो हैबिट और ये पड़ जाती है, तो लोग बाग खुद ही बोलते हैं कि जब ठंड यहाँ कम पड़ती है तो इनको प्रॉब्लम होती है। वो ये कहना बिल्कुल भी अनुचित ही रहेगा कि हम स्वार्थ बस सोचें कि हम जो यहाँ कर रहे हैं उससे हम ही प्रभावित हैं। जी विश्व स्तर बिल्कुल। पे इसलिए जागरूकता होनी चाहिए कि अगर यूक्रेन में भी कोई पॉल्यूशन को लेके, जल को लेके, वृक्ष और प्रकृति को लेके जागरूक नहीं है, तो आज नहीं तो कल भारत के वातावरण पे भी उसका फर्क पड़ेगा। जी या अगर बिल्कुल भारत पड़ेगा। के वातावरण को लेके हम लोग कुछ क्रूरता कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल यूक्रेन के वातावरण पे भी उसका फर्क पड़ेगा।
जी इसलिए जी ये बिल्कुल। जो ग्लोबली समस्याएं हम सबने मिलकर शुरू की हैं उसे ग्लोबली ही सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे। और शायद यही सोच के मैंने अपनी फाउंडेशन का नाम भी ग्लो जल फाउंडेशन रखा। मैंने जी उसको बिल्कुल भी भारत पे टारगेट नहीं किया, सिर्फ नर्मदा मैं उसको नहीं बनाया। नर्मदा मैया का आशीर्वाद लेके, उनका नाम लेके ही मैंने उसको ग्लोजल फाउंडेशन नाम दिया कि जो भारत वसुदैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत था, उसी सोच से हमें विश्व पटल पर जल की, प्रकृति की, पर्यावरण की समस्याओं से जूझना पड़ेगा। क्योंकि एक शुद्ध जल और एक शुद्ध वायु हर नागरिक का अधिकार होता है, फिर चाहे जी वो उस बिल्कुल। देश का हो या भारत का हो। जी तो मुझे पता है आपका समय कीमती है और आज अभी आपको कहीं जाना था, आपने मुझे बताया। आपने जी अपना समय दिया और यूक्रेन के सब वनस्पति खेत और वहाँ के बारे में हमें बताया, अवगत कराया, जिससे निष्कर्ष यही निकल के आता है कि विश्व पटल पे कार्य करेंगे एक साथ मिलके और समय समय पे साझा करते रहेंगे एक दूसरे के आचार विचार। जी। अगर मैं दिखा कैमरे से दिखा सकता हूँ, मेरे पीछे बहुत बड़ी जो हमारे यहाँ दनेपर नदी है यूक्रेन में, तो अगर दिख जाएगी तो मैं थोड़ा आपको दिखा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। देखियो बिल्कुल पीछे ऊपर दिख रही हो, बहुत बड़ी नदी है। जी जी। क्या बुलाते हैं, क्या नाम है इसका? इसका दनेपर नदी है, दनेपर। और एकदम सब साफ सुथरा लग रहा है जैसे कि आपके फोटोग्राफ्स में लगता है। हाँ जी, बर्फ पड़ी हुई है तो पेड़ पौधे तो अभी पत्तियां सबकी झड़ी हुई हैं, पतझड़ है सभी वृक्ष। तो ये बहुत बड़ी नदी है यहाँ पे। इसके ऊपर कम से कम 6-7 हाइड्रोलिक पावर स्टेशन है। बिजली यूक्रेन काफी एक्सपोर्ट करता है इसी यहाँ नदी कहते के। हैं कि आपने वीजा बिना टिकट और बिना पैसा खर्च किए हमें यूक्रेन के आज जी दर्शन कराए, पहली झलक हमने देखी। और कोशिश करेंगे किसी दिन वहीं आके आपसे मिलें और जी वहाँ पे बिल्कुल। ऐसा किया जाए जो वहाँ पे भी लोगों के विचार लिए जाएं और अपने प्रयास उन्हें दिए जाएं। और फिर जी किसी दिन आपको निमंत्रण जाएगा नर्मदे हर की धरातल से आ जा पाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे।